Hi guys, now we are going to discuss about binomial distribution, and for this let us consider an experiment which has only two outcomes, or its outcome can be classified in two mutually exclusive ways. And if we repeated that experiment up to a finite number of times, then the distribution of number of time that a particular classification occur is basically a binomial distribution. That means अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ले जिसमें सिर्फ दो ही आउटकम हो या उनके आउटकम्स को दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन में बांटा जा सकता हो, तो अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करें तो किसी एक क्लासिफिकेशन के आने वाली संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन या एक क्लासिफिकेशन कितनी बार आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान के चलिए कि कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे जिसमें दो आउटकम है या उनके आउटकम को हम दो आउटकम में क्लासिफाई कर रहे हैं और वो दो आउटकम है सक्सेस और फेल्योर। यानी आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया या तो सक्सेस आएगा या तो फेल्योर आएगा, और इसके बाद हमने इस आउटकम को n टाइम कंडक्ट करा दिया। अब आप n टाइम कंडक्ट कराएंगे तो हर एक बार या तो सक्सेस आएगा या तो फेल्योर आएगा। मान लेते हैं कि सक्सेस x टाइम आता है तो फेल्योर क्लियरली n-x टाइम आएगा। अगर हमने n टाइम कंडक्ट कराया है जिसमें से x बार सक्सेस आ रहा हो तो डेफिनेटली n-x टाइम फेल्योर विल बी अकर्ड। और अगर हम ये मान लें कि small p is the probability of success of each individual trial, और q probability of failure of each individual trial मान ले, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को नोटिफाई कर रहा है, यानी सक्सेस की क्लासिफिकेशन को। यानी आप ये कह सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस की बात करें, अगर आप फेल्योर में इंटरेस्टेड है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ फेल्योर भी कह सकते हो। यानी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस और फेल्योर होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी x के साथ साथ n-x का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस और फेल्योर। बर्नौली क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस और फेल्योर, और बाइनोमियल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस और फेल्योर। यानी अगर एक इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये बर्नौली का ही एक्सटेंशन है, जहां बर्नौली सिंगल ट्रायल के रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बताता था, और ये एक ही ट्रायल को एक फाइनाइट नंबर टाइम कंडक्ट कराने के बाद कितनी बार एक टाइप का रिजल्ट आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। पर दोनों में ही एक खास बात है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ दो ही होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, और उन दो क्लासिफिकेशन को आप सक्सेस फेल्योर, राइट रॉन्ग, यस नो, 0 1, करेक्ट एंड करेक्ट, पास फेल, जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा सोचते हैं, मान लेते हैं कि अगर n टाइम रिजल्ट आया, n टाइम कंडक्ट कराया तो सक्सेस फेल्योर के फ्रेम में अगर रिजल्ट आ रहा है तो भाई एक फ्रेम सोच लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो पहले x टाइम है वो सक्सेस ही मिल जाए हमें, और उसके बाद n-x टाइम फेल्योर मिले। अब भैया अगर हम ट्रायल को n टाइम कंडक्ट कर रहे थे, एक समय जो रिजल्ट आएगा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि दूसरी बार रिजल्ट क्या आता है। जैसे अगर हमें कॉइन उछाले और उसमें हेड और टेल आया, फिर इस कॉइन को दोबारा उछाले तो पहली बार हेड आने से दूसरी बार के हेड या टेल को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अगर किसी क्लास में से हम ये जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे पास हुए, तो अगर हम उसमें इंटरेस्टेड है तो याद रखिएगा पास होने का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली, कितने बच्चे पास हुए इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल। तो अगर हमने रैंडमली एक बच्चा उठाया और देखा है कि वो सक्सेस वो पास कर रहा है या फेल कर रहा है, उसके बाद हम एक दूसरा बच्चा उठाए तो वो पास या फेल करे, ये इससे इंडिपेंडेंट ही होगा। तो हर एक ट्रायल अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, यानी हर एक की जब प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो इसका भी p, इसका भी p और इसका भी p, जबकि इन सब का q। अब चूंकि p x टाइम रिपीट का चूंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट के फ्रेम में लेके जा सकते हैं, तो p टू द पावर x q टू द पावर n-x बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी। तो भैया n टाइम कंडक्ट कराएंगे तो x टाइम सक्सेस तभी आ सकता है जब x बार सक्सेस आया हो, तो n-x टाइम फेल्योर भी आया हो, तभी x सक्सेस हो सकता है n ट्रायल में। 10 में से 10 बार किसी कॉइन को टॉस कीजिए, 4 बार हेड ही आए, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो 4 बार तभी आ सकता है जब 6 बार टेल आया हो।
अब ये नहीं कह सकते 4 बार तो ठीक है भाई, टेल के बारे में भी तो सोचना होगा, बाकी 6 ट्रायल्स के बारे में भी सोचना होगा। दिक्कत बस यहाँ पे ये है कि दिक्कत बस इतनी है कि यार ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में है जहाँ पे हमने कहा कि भाई सक्सेस, सारे के सारे सक्सेस एक साथ है और सारे के सारे फेल्योर एक साथ है। अब ये जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि पहली ट्रायल में सक्सेस आए फिर फेल्योर आए, फिर सक्सेस आए फेल्योर आए, हो सकता है फेल्योर 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 पहले आ जाए फिर सक्सेस आए, यानी कुछ भी केस हो सकते हैं भाई। हो सकता है कि 10 सक्सेस आए फिर 12 फेल्योर आए फिर सक्सेस आए, यानी कोई भी केस बन सकता है। हम कोई भी केस लें पर हर केस में एक बात खास होगी, अगर गौर से देखें तो ऐसे कितने केस होंगे वो सोचेगा, पर हर केस में एक खास बात होगी। अब चाहे आप इसको किसी भी तरीके से रखें, हर इंडिविजुअल ट्रायल चूंकि इंडिपेंडेंट है तो हर इंडिविजुअल ट्रायल की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। अब सक्सेस को आप एक साथ लिखे या अलग अलग लिखे, तो जब उसकी प्रोबेबिलिटी को आप इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x टाइम p इसमें आया होगा तो उसका फॉर्मूला यानी उसका जो रिजल्ट होगा p टू द पावर x ही होगा, और अगर n माइनस एक्स टाइम फेल्योर आया होगा तो ये q टू द पावर n माइनस एक्स ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने साथ में लिखो या अलग लिखा हो, क्योंकि भैया अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे तो ये भी 2 के पावर 3 4 3 स्क्वायर होता है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखे तो भी यही होगा, और अगर कुछ और केस में भी लिखे लेकिन प्रोडक्ट सेम हो तो भैया रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा ना, ठीक। लेकिन दिक्कत है कि भाई इनमें से कोई एक ही केस होगा। अब सवाल है कि कितने केस होंगे, तो याद रखिएगा अगर आपके पास टोटल n आउटकम्स है जिसमें से x सक्सेस और n माइनस एक्स फेल्योर है, तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे या तो NCX लिख सकते हैं या तो NCn माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल बात याद रखिएगा, अगर आप n में से x ऑब्जेक्ट यानी x एक ही टाइप के x ऑब्जेक्ट को चूज करते तो NCX टाइप के या NCn माइनस एक्स टाइप के होंगे, सिंपल। तो भैया चूंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है और इनमें से कोई एक ही हो सकता है, या तो ये वाला केस होता है या तो दूसरा वाला होता है या तो तीसरा वाला होता है जिसमें फेल्योर पहले सक्सेस बाद में आते हैं, तो इनमें से कोई एक होगा, यानी ये सारों में से कोई एक होगा, लेकिन कोई एक कंफर्म होगा फॉर एक्स सक्सेस। इसका मतलब है कि यार ये सभी के सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे यानी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम होगा, और चूंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो अगर आप NCX टाइम ऐड करेंगे तो भैया अगर आप एक ही टर्म को p टाइम ऐड या एक ही टर्म को k टाइम ऐड करते हैं तो k डॉट x होता है, तो अगर एक ही टर्म को NCX टाइम ऐड करेंगे तो आपको अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF देखेंगे तो वो आएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस एक्स। ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई आपने कहा आउटकम 2 आए तो बर्नौली में 0 और यहाँ 0 से वहां पे एक सर्टेन आउटकम के बारे में बात करें कि आउटकम क्या होगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आउटकम कितनी बार, एक ही तरह के आउटकम कितनी बार आएंगे अगर सिर्फ 2 ही तरह के आउटकम एग्जिस्ट करते हो। वहां पे भी 2 ही आउटकम थे पर वो किसी एक आउटकम का डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे भी 2 ही आउटकम एग्जिस्ट करते हैं, पर यहाँ पे आपको चूंकि आपने एक्सपेरिमेंट एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया है तो वो सर्टेन आउटकम कितनी बार आया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बर्नौली क्या है तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस और फेल्योर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ फेल्योर, ठीक है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कि PMF के नहीं भाई क्लियर है कि P और Q चूंकि नॉन निगेटिव है, P और Q नॉन निगेटिव है तो इसकी पावर इसका कोई भी पावर टर्म भी नॉन निगेटिव होगा, और NCX जो कि कॉम्बिनेशन है यानी नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये भी नॉन निगेटिव होगा, यानी कि नॉन निगेटिव तो है कंफर्म। तो PMF चेक करने की दूसरी क्राइटेरिया कि इसका ओवरऑल समेशन 1 आना चाहिए, यानी कि समेशन x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x को अगर देखें तो x की वैल्यू 0 से n NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, गौर से लिखिएगा तो ये q प्लस p टू द पावर n है, यानी कि 1 के पावर n यानी कि 1। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी के पावर n का जो एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन वो होता है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR a के पावर r b के पावर n माइनस r। इसको याद रखिएगा, या हम आगे भी यूज करेंगे तो सीधे यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसी को ध्यान में रखते इसको यूज किया गया है, दैट कुड बी देयर, ठीक। आपको याद होगा, अब सामान्यतः अगर समेशन का फॉर्म नहीं याद होगा तो आपको याद होगा NC0 प्लस NC1 e के पावर b के पावर n b के पावर n, एक आप टर्म पावर बढ़ता जाता है NC0 NC1 NC2 के फ्रेम में, वही तो है।
आइए, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाए तो अगला टास्क आपके लिए है कि भाई एमजीएफ क्या होगा। तो आइए एमजीएफ ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, एमएक्सटी निकाला जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटीएक्स से, और इसका एमएक्सटी हमने निकाला है पीछे, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 to n ईटीएक्स और प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी के पावर एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स। तो भाई एन सी एक्स, और चूंकि ई के पावर टी और पी का बेस सेम है तो ये से ई के पावर टी डॉट पी के पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स, अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो क्यू प्लस पी टी के पावर एन, ये होगा आपका एम एक्स टी। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, टी की जगह 0 रखिए, आपको म्यू1 प्राइम पी मिलेगा, और सॉरी म्यू1 प्राइम जब सॉल्व करेंगे एक बार डिफरेंशिएट करके एन की जगह टी की जगह 0 रखिएगा तो एन पी, दूसरी बार करेंगे तो म्यू2 प्राइम जो आएगा वो आएगा आपके पास n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। इसी मदद से जब आप म्यू3 प्राइम करेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, वैल्यू आएगी n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यू, और इसी फॉर्म में आप आगे बढ़ते हुए सॉल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा कि रिजल्ट क्या आया है आपका। इसकी मदद से जब वेरिएंस निकालेंगे तो एन पी क्यू आएगा इसका रिजल्ट। हम इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि इसको हमने मोमेंट्स में सॉल्व किया है, एमजीएफ में सॉल्व किया, और उम्मीद है कि आप स्वतः इसका एमजीएफ और मोमेंट निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो इंटरेस्टिंग देख सकते हैं वो है फैक्टोरियल मोमेंट। याद रखिएगा कि इस केस में अभी हमने कमेंट भी कर दिया है कि म्यू1 प्राइम और म्यू2 प्राइम, तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज हम सीख सकते हैं वो है फैक्टोरियल मोमेंट्स। उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आते होंगे थोड़े, कि आप बात करो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर की, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो तो एक्स आर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और एक्स माइनस आर माइनस वन। बेसिकली फैक्टोरियल नोटेशन जैसे कि हम फैक्टोरियल के टर्म्स को करते हैं एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू से करते हुए 1 तक जाते हैं। यहाँ पे भी ये जो एक्स आर है वो कहते हैं कि इसी फॉर्म में आपको लिखना है, लेकिन आर टाइम तक जाना है। अगर आप सिंपली एक्स आर होता तो आप इसको क्या लिखते हो भैया, एक्स इंटू आर टाइम्स लिखते हो। फैक्टोरियल नोटेशन भी यही चीज है, सेम है, बस फर्क ये है कि वो लगातार एक एक यूनिट कम होता जाता है। अब डिपेंड करता है कि एक एक यूनिट आपका कैसा है। सामान्यतः इसका ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है एक्स माइनस एच एक्स माइनस टू एच एक्स माइनस आर माइनस वन एच, जहाँ पे h बेसिकली ये बताता है कि x की स्पेसिंग कैसे की गई है। मतलब अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0, 2, 4, 6 के फ्रेम में होती तो यहाँ h की वैल्यू 2 होती, और चूंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0, 1, 2 के फ्रेम में है तो चूंकि अलग अलग वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है, तो इस केस में xr का मतलब होगा सिंपली x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस आर माइनस वन। ठीक है, अगर कुछ गलती हुई हो बताने में तो आप खुद भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ गलत हो, ये संभव है। गलतियां हमेशा स्वाभाविक होती है, गलतियां हो तो आप हमें बताएं, क्योंकि गलत करना गलत नहीं है, गलतियों को कंटिन्यू करते हुए उसे लगातार बनाए रखना गलत है, अगर सामने वाले ने आपको बताया है उसके बाद भी। तो अगर हमसे कुछ गलती हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल अब इस बात को जरा ध्यान में लेते हैं, तो यानी कि आप बात कर रहे हो इसकी, यानी समेशन एक्स के पावर आर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to n एक्स के पावर आर एन सी एक्स पी के पावर एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स। ओके, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to n एक्स के पावर आर को लिख सकते हैं एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस आर माइनस वन, क्यों, और एन सी एक्स को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल एक्स पी के पावर एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अब जरा गौर से देखें तो इस फैक्टोरियल एक्स को लिख सकते हैं एक्स एक्स माइनस वन से, क्योंकि भैया ये तो जाएगा एक्स माइनस आर माइनस वन, अब ये इसके आगे भी जाएगा, यानी अगला टर्म जो होगा वो होगा एक्स माइनस आर फिर एक्स माइनस आर माइनस वन। ठीक, इसी तरीके से ये 2 1 तक जाएगा। मतलब अगर गौर से देखें तो यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे भी ये बढ़ेगा। अब ये सारे टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
इसके बाद के टर्म को हम सिंपली फैक्टोरियल x माइनस आर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सारे टर्म कट जाएंगे तो अब बचेगा क्या आपके पास, x इज इक्वल टू 0 टू n x माइनस 1, माफ कीजिएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल x माइनस आर। ठीक, और ये आएगा आपके पास p के पावर x q के पावर n माइनस एक्स। ठीक, और x 0 से लेके x की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, तो अगर x की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है तो इसको भी सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आपका ये जो टर्म है दैट विल बी वैनिश्ड आउट और आपके पास ये टर्म बचेगा। गौर से देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म नेगेटिव, 1 रखेंगे तो भी नेगेटिव, 2 रखेंगे तो भी नेगेटिव, 3 रखेंगे तो भी नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव में जाएगा तो आपके पास 1/∞ का केस बनेगा, यानी कि वो टर्म पूरा का पूरा 0 होगा। तो जब तक आप r तक यानी कि r-1 तक इसकी वैल्यू लगातार 0 0 0 आती रहे, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ xr की वैल्यू बेसिकली होगा आपके लिए 0 + 0 + 0, और जब आप x इज इक्वल टू r रखेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी, यानी यहाँ पे होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल x माइनस r, p के पावर x q के पावर n माइनस एक्स। सिंपली दैट कुड बी देयर, कोई इशू नहीं होगा इसके लिए। आइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं यार कि यार ये फॉर्म बनाना है आपको। ठीक, तो अब ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू r है तो भाई ऐसा करते हैं कि x माइनस आर को t मान लेते हैं, तो x माइनस आर होगा तो x इज इक्वल टू आर प्लस टी। अब x अगर r के बराबर होगा तो t 0 के बराबर, अगर x n के बराबर होगा तो t n माइनस आर के बराबर, यानी ये वैल्यूज उठा के रख दीजिए तो जरा, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर की वैल्यू समेशन t इज इक्वल टू 0 टू n फैक्टोरियल 0 टू n माइनस आर, क्योंकि n माइनस आर तक जा रहा है, n माइनस एक्स x माइनस आर p टू दी पावर x की जगह t प्लस आर और q n माइनस t प्लस आर। ठीक, अब जरा सोच समझ के बताइएगा, अगर हम इसमें से n माइनस 1 से लेके n माइनस आर माइनस 1 निकाल दें, क्लियर ये बात, हालांकि थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था, एक गलती तो की है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके कमेंट किया जा सकता था, पर फिलहाल इतना अगर कॉमन निकाल के बाहर कर दे और p के पावर r को बाहर कर दे तो अंदर क्या बचेगा, t इज इक्वल टू 0 टू n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस एक्स x माइनस आर। ठीक, p टू दी पावर t q टू दी पावर n माइनस आर माइनस टी, इस r को इसके साथ ले लेते हैं, और इस n माइनस एक्स को भी देखिए तो बेसिकली ये भी n माइनस आर माइनस एक्स माइनस आर है, यानी ये जो पूरा टर्म है ये एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसे आप लिख सकते हैं n माइनस 1 से लेके n माइनस आर माइनस 1 p टू दी पावर r समेशन t इज इक्वल टू 0 टू n माइनस r c x माइनस r p टू दी पावर n माइनस r c x या c यहाँ t लिखना था ना, या c t p टू दी पावर t q टू दी पावर n माइनस r माइनस t। अगेन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस q के फॉर्म में होगा, यानी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस q के पावर n माइनस r आएगा, यानी कि वैल्यू आएगी 1, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर आपके लिए आ जाएगा सिंपली n माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 p के पावर r, आप इसे n फैक्टोरियल r p के पावर r भी कह सकते हैं। ठीक, so that will be your desired formula for factorial moments. You can use such formula to obtain other raw moments as well. चलिए, अगर r की जगह 1 कर दे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जो वैल्यू है x1 की वैल्यू है वो होगी सिंपली, ध्यान दीजिएगा r है तो यहाँ r टर्म्स है p के पावर r है, चूंकि 1 है तो सिर्फ एक टर्म
और p के पावर 1 x2 होगा। तो चूंकि 8 थे तो 8 टर्म्स, तो 2 है तो 2 टर्म्स n और n माइनस 1 p स्क्वायर। x3 देखेंगे तो सिंपली n माइनस 1 n माइनस 2 p क्यूब। एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 देखेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 p के पावर 4। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। इनकी मदद से आप रॉ मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सोच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा। और इन चारों को अगर इसको याद रखेंगे तो ये चार तो बहुत आसानी से बदल के तो लिखना है। बस ध्यान रखिएगा अगर x r है तो आपको 8 टर्म्स लिखने होंगे और हर बार एक एक कम होता जाएगा n का, और p के पावर r होगा, या फिर फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में भी n को लिखा जा सकता है। अब अगर आपके पास ये सारी चीजें आ चुकी है तो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भैया x की वैल्यू होती है वो x1 के बराबर होती है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के बराबर होगा, यानी कि np के बराबर होगा, जो हम पीछे भी लिखे हैं। x स्क्वायर की वैल्यू x2 प्लस x1 के बराबर होती है, तो इसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस x1, यानी इन दोनों को चूंकि एडिशन करूँ ऑफ एक्सपेक्टेशन लग सकता है, तो यानी कि n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np। और इसी बेस पे जब आप x3 करेंगे तो x3 कैन बी रिटन एज x3, and if I'm not wrong that must be 3x2 प्लस x1। तो ये जो वैल्यू आएगी इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब की, यानी μ1 प्राइम μ2 प्राइम, तो ये है μ3 प्राइम आपका, तो ये होगा आपके लिए इन तीनों का सम। तो x3 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 p क्यूब प्लस 3 n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np। ठीक है, आपको क्रॉस चेक करना है कैसे ना, तो आप यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 रख दीजिए, इसकी जगह x माइनस 1 रख दीजिए और इसकी जगह x, और फिर सॉल्व करके देखिए क्या x क्यूब के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है। चलिए नाउ थिंक अबाउट x2, थिंक अबाउट x4 एज वेल। x4 जो होता है वो होता है बेसिकली x के पावर 4, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6x3 प्लस 7x2 प्लस x1। However you must cross check it whether it is true or not, एक बार चेक करिएगा। पर जहाँ तक मुझे याद है ये सही है। तो μ4 प्राइम की वैल्यू होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 p टू द पावर 4 प्लस 6 n माइनस 1 n माइनस 2 p क्यूब प्लस 7 n माइनस 1 p स्क्वायर n p। हालांकि क्रॉस चेक whether it is true or not, आप एक बार सेम वे में इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा सही है या नहीं। अगर गलत है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, however it is right as far as my knowledge। हाँ, चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और कुछ क्वेश्चंस, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फैक्टोरियल मोमेंट्स निकाल लिया, एमजीएफ के बारे में बात कर ही लिए है, तो आप सोचिए कि क्या क्या किया जा सकता है इस केस में और क्या क्या बातें की जा सकती हैं।